सर, मेरे पति को गायब हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है पुलिस विभाग को। अब आप ही बताइए कि मैं और कितने दिन इंतज़ार करूं? मेरे बच्चे पूछते हैं कि हमारे पापा कहाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? 7 साल से मुझे न तो पेंशन मिली है और न ही तनख्वाह। फिर आप ही बताइए कि मैं अपना और बच्चों का पेट कहाँ से भरूं? कहते कहते रेखा फट पड़ी थी। उसके आंसू भर आकर गिर पड़े थे। उसका चित्कार सुनकर पूरा स्टाफ एसपी साहब के चेंबर में आ गया था। एसपी गौतम मिश्रा का दिल भी द्रवित हो गया था। आखिर एक औरत कब तक सब्र करे? कोई तो सीमा होगी। गौतम को यह केस बहुत अनोखा लगा। उसने 2 महिला कांस्टेबल को बुलवाए और उन्हें कहा, मैडम को एक गिलास पानी पिलवाओ। मुझे नहीं पीना यहाँ का पानी वानी। मैं यहाँ कोई पानी पीने नहीं आई हूँ, अपितु अपने पति की जानकारी लेने आई हूँ। ऐसा सहानुभूति का नाटक करना बंद करो और मेरे पति को तलाश कर मुझे दे दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ साहब। रेखा गौतम मिश्रा के चरणों में गिर पड़ी। गौतम मिश्रा विचलित हो गए। महिला अधिकारी को बुलाकर रेखा को सांत्वना देने के लिए कहा और वे इस केस की फाइल पढ़ने लगे। इस केस की फाइल उनके कार्यालय में तफ्तीश बंद करने हेतु आई थी। 7 साल तक पता नहीं चलने पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है और कोर्ट को भेज दी जाती है। कोर्ट यदि इस रिपोर्ट को मान लेती है तो गायब अधिकारी की मृत्यु होना मानकर उसके विधिक वारिसों को समस्त पैसा दे दिया जाता है और पेंशन चालू हो जाती है। 7 साल में बस 1 माह ही रह गया था। गौतम मिश्रा ने पूरी फाइल पढ़नी आरंभ कर दी। इस केस की जांच पहले थाने ने की थी। जब वह कुछ नहीं कर पाई तो डीएसपी को जांच दी गई। वह भी कुछ नहीं कर पाया तो स्पेशल सेल को जांच सौंपी गई। उससे भी केस हल नहीं हुआ तो जांच क्राइम ब्रांच को दे दी गई। पर दुर्भाग्य की क्राइम ब्रांच भी एक केस हल नहीं कर सकी। गौतम को लगा कि केस में कोई दम नहीं है। ले देकर शक की सुई रेखा पर ही जाकर टिकती है। रेखा से सारी टीमों ने पूछताछ कर ली थी। उसके बयान हर बार एक जैसे ही थे, इसलिए उससे अब और पूछताछ करना उचित नहीं लगता था। वैसे भी मीडिया में पुलिस की छवि बहुत खराब बन गई थी। रेखा को गिरफ्तार करना बहुत जोखिम वाला काम था। गौतम ने ठंडे दिमाग से सोचा और 3 कांस्टेबल को बुलाया और उन्हें रेखा के मकान पर निगरानी रखने के लिए कह दिया। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे सादे कपड़ों में रहेंगे। इस तरह निगरानी करो कि रेखा को पता नहीं चल पाए। तीनों जने 8-8 घंटे की ड्यूटी बांट लो और मुझे सीधे रिपोर्ट करोगे, समझे? यस सर। 3 दिन बाद एक सिपाही ने कहा कि रेखा से मिलने एक व्यक्ति आया था रात में और वह सुबह होने से पहले चला गया था। यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी। गौतम की मेहनत कुछ काम आने लगी थी। उस पर और गहन निगाह रखने की हिदायत दे दी गई। दूसरे दिन उस सिपाही ने बताया कि वह आदमी एक बार फिर आया था। उस आदमी के बारे में पता किया तो वह आदमी रिजवान बताया गया है। गौतम ने थानेदार को तुरंत आदेश दे दिया कि वह रिजवान को उठा कर ले आए। थानेदार ने रिजवान को उठा लिया और पूछताछ करने लगा। उधर रिजवान के घर वाले अपने समुदाय के सैकड़ों लोगों को साथ लेकर थाने पर आ गए और थाने का घेराव कर लिया। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। इतने में मीडिया भी आ गया। सरकार और पुलिस पर आरोप लगाने लग गया कि एक सांप्रदायिक सरकार धर्मनिरपेक्ष लोगों को नाजायज परेशान कर रही है। गौतम इन बातों से बिल्कुल नहीं डरा और उसने एक टीम रिजवान के घर की तलाशी के लिए भेज दी। रिजवान को पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। चूँकि सारा मोहल्ला थाने पर एकत्रित था, इसलिए रिजवान के घर की तलाशी लेने में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। तलाशी में कुछ भी नहीं मिला, केवल एक फ़ोटो मिला जो रिजवान के निकाह का था। उस फोटो में एक लड़की बुर्के में रिजवान के साथ थी। उस लड़की की बस आंखें ही दिखाई दे रही थी और बाकी चेहरा बुर्के में छुपा हुआ था। गौतम उन आंखों को देखकर थोड़ा चौंका। वे आंखें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डाला, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। रिजवान के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वह राकेश यादव का ड्राइवर था। इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि रिजवान और रेखा के मध्य कोई न कोई बात थी। रिजवान रेखा से मिलने रात में क्यों आता था? इसकी पूछताछ रेखा से करनी आवश्यक थी।